हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। तो आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में और इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अलग अलग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या हैं, यानी कि आर्ट कौन से टाइप की है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड विल क्विकली फिनिश दिस चैप्टर। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन नॉट अवॉइड इट। एमटीपी एक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality। देखो, ये एक्ट क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, क्यों अमेंड किया गया था? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इलीगल अबॉर्शन किए जा रहे थे, फीमेल फीटिसाइड के केसेस आ रहे थे और जिसकी वजह से मदर्स की डेथ हो रही थी। ओके, सो मेटर्नल मोर्टेलिटी डिक्रीज करने के लिए मेटर्नल मॉर्बिडिटी, यानी कि उनकी हेल्थ अबॉर्शन की वजह से इतनी ज़्यादा अफेक्टेड हो जा रही थी कि जिसके वजह से अल्टीमेटली वो जिंदा होकर भी इतने ज़्यादा वीक थे कि उनके सर्वाइवल रेट ऑटोमेटिकली कम हो रहे थे। सो इलीगल अबॉर्शन बंद करने के लिए, मेटर्नल मोर्टेलिटी डिक्रीज करने के लिए ये एक्ट अमेंड किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टन कंसिडर्ड ग्राउंड्स। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप कब अबॉर्शन करवा सकते हो? ओनली एंड ओनली, देखो इधर कुछ कंडीशंस दिए गए हमको। Within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हमको क्या बताया गया है कि आप अपना प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट कर सकते हो? जब आपको किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से बिफोर 12 वीक्स, यानी 12 वीक्स के पहले अगर आपको अपना प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है। अब आप सोचोगे मैम प्रेगनेंसी टर्मिनेट ही क्यों करना है? तो देखो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, यानी कि अभी एक बच्चा हुआ था ऑलरेडी और फटाक से दूसरी प्रेगनेंसी आ गई, सो मदर इज नॉट रेडी मेंटली एंड फाइनेंशियली फॉर द सेकेंड चाइल्ड। सेकेंड रीजन है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, कॉन्डम्स वगैरह फेल हो गए या बैरियर फेल हो गया और जिसके वजह से सडन प्रेगनेंसी हो गई, सो उसके लिए भी मेडिकल टर्मिनेशन करवा सकते हैं। अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी काम नहीं की तो, या फिर समझो कभी कभी आपको पता चलता है कि इस बच्चे में आने वाला टाइम में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है जिसके वजह से उसको लाइफ टाइम सफ़र करना ना पड़े, तो उस केस में हम मेडिकल टर्मिनेशन करा सकते हैं। और अगर मदर की हेल्थ को रिस्क है तो उस केस में हम मेडिकल टर्मिनेशन करा सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन कराने की दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का अप्रूवल होना ज़रूरी है। 12 वीक्स के पहले अगर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा रहे हो तो इट इज़ कंसिडर्ड एज सेफ फॉर द मदर, और इसके लिए आपको एक डॉक्टर का ओपिनियन कंपलसरी होता है। रजिस्टर्ड डॉक्टर, कोई नर्स या कोई दाई माँ का ओपिनियन नहीं चलेगा। और समझो अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्तों से ज़्यादा हो गई है और अब कपल ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं हमको ये बच्चा नहीं चाहिए ड्यू टू XYZ रीज़न, तो उसके बाद मतलब 12 वीक्स के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहते हो, यानी कि 24 वीक्स के पहले, 4 महीने के पहले, तो फिर आपको दो डॉक्टर्स की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। और उसके पीछे वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी क्यों टर्मिनेट कर रहे हो। अगर आपको पता चला कि ये फीटस फीमेल है, इस वजह से आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहे हो, तो इट इज़ इलीगल इन अवर कंट्री एंड इट इज़ बैंड इन अवर कंट्री। ओके, तो द ग्राउंड्स ऑफ सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर आप 12 वीक से पहले अपना टर्मिनेशन करवा रहे हैं, अगर आप 12 वीक से अपना टर्मिनेशन करवा रहे हैं 12 वीक से पहले, तो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप 12 वीक से ज्यादा हो गए और 24 वीक से पहले अगर आप अबॉर्शन करवा रहे हैं तो आपको दो मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कंपलसरी। ओके, क्योंकि 12 वीक्स के बाद कंडीशन काफी क्रिटिकल हो जाती है, तो फिर 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल होना जरूरी होता है अगर आप 24 वीक्स तक अपना अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। उसके बाद तो अबॉर्शन टोटली अनसेफ होता है, कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा आफ्टर 24 वीक्स। तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की कुछ कंडीशंस यहाँ पर हमको दी गई हैं। द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी, आप कब अबॉर्शन करवा सकते हो? अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से इट इन्वॉल्व्स अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन और ऑफ ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। मतलब क्या बोला गया है कि अगर ये प्रेगनेंसी के वजह से मदर के हेल्थ को रिस्क है या किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर फीटस अंदर ही अंदर एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस केस में हम एमटीपी करा सकते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और सेकंड कंडीशन क्या है? देयर इज अ सब्सटैंशियल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वर बॉर्न इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर बच्चा अनहेल्दी पैदा होने वाला है जिसके वजह से उसको लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, तो ऐसे कंडीशन में भी आप अबॉर्शन करवा सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, अबॉर्शन करवाने के लिए मदर की परमिशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका हस्बैंड, उसका ससुर, उसकी सास, उसकी माँ, बहन, ननद, कोई किसी की भी परमिशन
नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, किसी का भी अप्रूवल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रजिस्टर्ड डॉक्टर और मदर, इन दोनों का अप्रूवल होगा तो ही टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। और इतने स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों है हमारी कंट्री में? टू प्रोटेक्ट फीमेल फीटस। ओके, ऑल राइट। तो देखो अभी मेडिकल, ये बॉक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ योर एंटायर एमटीपी। अब थोड़ा सा थियोरी डिटेल में देख लेते हैं। इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जब आप जानबूझकर अपना अबॉर्शन करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें आप डॉक्टर्स की मदद लेते हैं, या इसको आप इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोल सकते हैं। और इसमें हम प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले, बिफोर फुल टर्म, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हम अबॉर्शन करवाना प्रेफर करते हैं। नियरली 40 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर। देखो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, कभी कभी आता है ना, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो आपको क्या याद रखना है कि एक साल में कितने एमटीपीज परफॉर्म किए जाते हैं? नियरली 40 to 50 मिलियन all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies। मतलब जितनी प्रेगनेंसी हुई हैं उनमें से 1/5, ओके, मतलब 5th पोर्शन अबॉर्शन किया जाता है। वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। बहुत सारी कंट्रीज अभी भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट कर रही हैं कि उनको अपनी कंट्री में एबॉर्शन ये लीगल करना है या नहीं करना है, क्योंकि एबॉर्शन सिर्फ और सिर्फ मदर और बच्चे के बीच का रिलेशन नहीं है। बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे इमोशन, बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। फिर इससे बहुत सारे लोग अपने रिलीजन को, अपने सोशल इश्यूज को कनेक्ट करते हैं। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी 1971। इंडिया में अबॉर्शन करवाना 1971 में लीगल कर दिया गया था, लेकिन अंडर सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ताकि इसका गलत फायदा ना उठाया जाए। आपको भी पता होगा कि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग एमनियोसिंथेसिस इसी वजह से तो बैन हुआ था, क्योंकि लोग फीमेल का मतलब फीमेल फीटस होगी तो उसको अबॉर्ट करवा देंगे, इस चीज़ के ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे। तो सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर बहुत ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड होंगे, बहुत ज़्यादा क्या, अगर फीमेल फीटिसाइड होंगे तो सेक्स रेशियो कभी बैलेंस नहीं होगा और फीमेल्स की हमेशा कमी रहेगी देश में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि फीमेल्स ही नहीं रहेंगी तो बच्चे कौन पैदा करेंगे? पॉपुलेशन सडन डिक्लाइन करेगा। विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। सो इंडिया में ऑलरेडी फीमेल फीटिसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, इसीलिए एमटीपी को फॉलो करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं कि आप कब एमटीपी करवा सकते हो। सो वाई एमटीपी, वाई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी। देखो आपको अबॉर्शन क्यों करवाना है? क्योंकि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी आपको हुई है, मतलब कोई अनवांटेड प्रेग्नेंट हो जाता है, जैसे विदाउट प्लानिंग, रेप केसेस में, या कॉन्ट्रासेप्टिव फेल होने की वजह से। तो आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब बिना प्रोटेक्शन के अगर इंटरकोर्स किया और प्रेग्नेंट हो गए, या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया और प्रेग्नेंट हो गए, फेल हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव, या फिर रेप के वजह से। सो दीज कंडीशंस आर एलिजिबल फॉर एमटीपी। इस केसेस में हम एमटीपी करवाते हैं। MTPs are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal। fatal मतलब क्या होता है? deadly। और कौन से रीजंस हैं जहां पर एमटीपी कराया जा सकता है? जब फीटस या मदर की हेल्थ को रिस्क है, उस केसेस में भी एमटीपी करवाया जाता है। सो आइदर टू द मदर और टू द फीटस और बोथ। ओके, सो किसी की भी हेल्थ को रिस्क अगर हुआ तो एमटीपी करवा सकते हैं। MTPs are considered relatively safe during the first trimester। क्या बोला गया है हमको इधर पे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब तक सेफ माना जाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि बिफोर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर वेरी रिस्की। One disturbing trend observed in that is that a majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks। मतलब क्या होता है? unqualified citizens, unqualified people। quack मतलब unqualified people। जैसे किसी नर्स के थ्रू, किसी इंटर्न के थ्रू, किसी अनट्रेन्ड डॉक्टर के थ्रू जब अबॉर्शन होता है, सो इट इज़ नॉट ओनली अनसेफ बट इट कुड बी फेटल टू। और ऐसे केसेस में बहुत सारे क्राइम शोज आते हैं जिसमें बताया गया है कि कोई फीमेल शादी के पहले अगर प्रेग्नेंट हो गई तो वो अबॉर्शन कराने के लिए छुप के जाती है, जिसके वजह से मतलब लोग रिश्वत लेके या अनट्रेन्ड लोग अबॉर्शन करवाने की गारंटी देते हैं, लेकिन उस चक्कर में उस फीमेल की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अबॉर्शन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसिंथेसिस। ये तो हमारी कंट्री में बैन है, अब इसके बारे में हम क्या ही बात करें। एमनियोसिंथेसिस में क्या होता है? फीमेल के अपना जो फीटस है उसके सेल्स निकालकर करियोटाइपिंग किया जाता है, यानी कि
बच्चा मेल है या फीमेल है ये चेक किया जाता है, टू नो द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। फीमेल वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मतलब लोग सेलिब्रेट करते हैं कि मेरा बच्चा मेल है या मेरा बच्चा फीमेल है, लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है। लेकिन इंडिया में क्या करते हैं लोग, इंडिया में अगर लड़की होने वाली है तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो अबॉर्शन करवा देते हैं। इसी वजह से ये टेक्निक अपनी कंट्री में बैन है। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, अगर समझो फीमेल फीटस हुई तो अबॉर्शन करवा देंगे। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, so this is completely illegal situation. Okay, all right, such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. अब आप मुझे बताओ, क्या अबॉर्शन करवाना जस्ट बिकॉज फीटस हेल्दी है लेकिन फीमेल है, क्या ये सही है? नो, इससे फीटस की तो डेथ होगी, साथ ही साथ जो मदर है उसके भी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and risk factors involved in illegal abortion, as well as providing more healthcare facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend. तो क्या बोला गया हमको इधर पे, जो यंग जनरेशन होती है जैसे आप हम, ये यंग जनरेशन को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, एजुकेट किया जाना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट होने से कैसे बच सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड कोइटस के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अबॉर्शन करवाने के, इलीगल अबॉर्शन करवाने के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आज के यंग जनरेशन को। ओके, ऑल राइट। अब हम देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, देखो बेटा, जैसे आपने सुना होगा मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड फूड बॉर्न डिजीज है, पैथोजन इन्फेक्टेड डिजीज है, यानी कि अपना वेक्टर ट्रांसफर करता है मलेरिया को, प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड डिजीज है। तो वैसे ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि जो अपना सेक्सुअल लिक्विड होता है जब वो एक्सचेंज होता है तो उस वजह से जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको आप एसटीडी भी बोल सकते हो, इसको आप वीडी भी बोल सकते हो यानी कि वेनेरल डिजीज, इसको आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हो, या इसको आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोल सकते हो। ये सारे नाम एक ही बीमारी के हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलती है। तो इन्फेक्शन और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या इसका दूसरा नाम है वेनेरियल डिजीज, या इसका दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन। ओके, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इन्फेक्शन, मतलब अलग अलग नाम इसको दिए गए। ठीक है, ओके। तो अब आगे देखो क्या बताया है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐसे क्लासीफाई किया है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरियल होती है, कौन सी वायरल होती है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में आता है from the given following which one is a bacterial sexually transmitted infection। तो यहाँ पे देखो हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लेमिडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्रैकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग बीमारियां हमको दी गई है, HIV, एड्स एक्सेट्रा। हमको अब तक एक ही पता था कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला मतलब एड्स, बट एड्स के अलावा भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में। क्या लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ मैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो इसमें कौन सा आता है? सबसे पहले आता है गोनोरिया। सबसे पहले क्या आता है? गोनोरिया, जो किसके वजह से होता है? नाइसेरिया गोनोरिया के वजह से, नाइसेरिया गोनोरिया के वजह से होता है ये। ओके, सो ये इसका पॉजिटिव एजेंट है, दिस इज अ बैक्टीरिया जिसके वजह से गोनोरिया हो रहा है। सेकेंड कौन सा है अपना? सिफिलिस। सेकेंड कौन सा है? सिफिलिस। तो सिफिलिस किसके वजह से होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडम के वजह से, ट्रिपोनेमा पैलिडम के वजह से सिफिलिस होता है। ये एक अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। फिर और एक बैक्टीरियल डिजीज कौन सा आएगा? चैंक्रोइड, और एक शैंक्रोइड जिसको हम बोलते हैं। तो शैंक्रोइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है? हीमोफिलस ड्यूक्री। क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट? हीमोफिलस ड्यूक्री। ये सारे के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, लेकिन ये सेक्सुअल लिक्विड के थ्रू स्प्रेड होते हैं, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम ये इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। नेक्स्ट आता है अपना वायरल एसटीडीज, यानी कि वायरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जेनाइटल हर्पिस। ओके, जेनाइटल हर्पिस, हर्पिस मतलब नागिन बोलते हैं ना जिसको हम, तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? एक मिनट, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। क्या हुआ, मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है आज। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। फिर सेकंड अपना क्या है, यहाँ पर आप सेकंड जेनाइटल वॉर्ड्स लिख सकते हो, जो अपनी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जेनाइटल वॉर्ड्स। इसका पॉजिटिव एजेंट है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और एक
है जो कॉमन आप सबको बहुत अच्छे से पता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में आपने पढ़ा है एड्स, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है, एचआईवी वायरस की वजह से। और चौथा है हेपेटाइटिस बी। चौथा कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, यानी कि एचबीवी के वजह से होता है। तो देखो ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं ना, अगर इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया गया, इफ डिटेक्टेड अर्ली, इफ डिटेक्टेड अर्ली, अगर इनको हमने अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया तो इनको हम क्योर कर सकते हैं, इट इज क्योरेबल। लेकिन वायरल डिजीजेस ऐसे होते हैं विच इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर, इट इज डिफिकल्ट या आप बोल सकते हो इम्पॉसिबल टू क्योर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर, या इसको हम इनक्यूरेबल भी बोल सकते हैं। ओके, सो वायरल डिजीजेस आर मोस्टली इनक्यूरेबल। ओके, सो देखो इधर पे जो आपको अलग अलग इन्फेक्शंस दिए गए हैं, गोनोरिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज, सिफिलिस बैक्टीरिया, जेनाइटल हर्पिस वायरल, क्लेमिडियासिस ये भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है। फिर जेनाइटल वॉर्ड्स अपना वायरल है, जेनाइटल वॉर्ड्स क्या है? यस, इट इज अ वायरल डिजीज। ट्रैको ट्राइकोमोनियासिस ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है। कौन सा डिजीज है? ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है। हेपेटाइटिस बी वायरस वायरल डिजीज है। और ये जो एचआईवी है, एचआईवी की वजह से जो एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। सो अमंग दीज एचआईवी इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड इट इज डिस्कस्ड लेटर, चैप्टर 8 में डिस्कस किया है ह्यूमन हेल्थ में, तो वो हम देखेंगे। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments, etc. with infected person, transfusion of blood और from an infected mother to the fetus too। देखो क्या बोला गया है हमको कि जो हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ तो फैलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप सेम नीडल या HIV पेशेंट का ब्लड आप किसी हेल्दी पेशेंट में डाल रहे हो तो उसके वजह से, या शेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से भी ये फैल सकते हैं, यानी ब्लड के कांटेक्ट से भी ये फैल सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड एचआईवी, अदर डिजीजेज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो देखो ये आपका हर साल का ये क्वेश्चन है कि कौन सा डिजीज इनक्यूरेबल है। सो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड एचआईवी ये इनक्यूरेबल है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते, इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। बाकी सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हो, बट एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पिस का कोई सोल्यूशन नहीं है। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? इन बीमारियों के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इट इंक्लूड्स इचिंग, मतलब रिप्रोडक्टिव एरिया में थोड़ा बहुत इचिंग होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज, अनवांटेड फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन इन योर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, स्वेलिंग देखने को मिलेगी पेनिस में या वजाइनल एरिया में, इन द जेनाइटल रीजन। Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long। देखो फीमेल्स यूजुअली असिम्टोमेटिक होती हैं, यानी कि उनमें जल्दी ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखकर नहीं आते हैं। ओके, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू STIs डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन्स फ्रॉम ग्रोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। डिटर मतलब क्या होता है? इनहिबिट, यानी स्टॉप करना। देखो सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के, और ऊपर से सोशल स्टिग्मा अलग है। सोशल स्टिग्मा मतलब क्या होता है? लोग क्या कहेंगे, इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, मतलब ये कहीं तो मुंह काला करके आया है। ऐसे जो ये टैबू है, ऐसे जो ये सोशल स्टिग्मा है, देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, या मतलब एक तो सेक्सुअली इंटरकोर्स है, दूसरा रीजन क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन। अब इसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, ये तो डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर के पास जाने में कैसी शर्म, लेकिन सोशल स्टिग्मा इतना भारी है हमारी कंट्री में कि कोई भी बीमारी, एक नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए आज के टाइम पे तो अगर आपको सर्दी खांसी है तो भी लोग समझते हैं अरे इससे दूर रहो, ये कोविड पेशेंट है। तो ये सोसाइटी इतना गंदा बिहेव करती है, इतना नेगेटिव प्रेशर देती है, जिसकी वजह से लोग जल्दी डॉक्टर्स के पास जाना प्रेफर नहीं करते हैं, और फिर जिसकी वजह से बीमारी सीरियस हो जाती है और इनक्योरेबल हो जाती है। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, और इसकी वजह से ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, जिसके वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, यानी कि आपका पेल्विक रीजन इन्फ्लेम हो जाएगा, पेल्विक रीजन पूरी तरीके से हो सकता है पैरालाइज भी हो जाए, अबॉर्शन करना पड़ सकता है, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मतलब क्या होता है? जब डेड बच्चा पैदा होता है, डेड फीटस, जब आपका बच्चा डेड पैदा होता है तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। इस स्टिल बर्थ के वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखने को मिल सकती है, मतलब समझो कि ऐसे कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, यहाँ से अपना फीटस आ रहा था, ये अपना फीटस आ रहा था और ये यहीं पे डेथ हो गई इसकी, और यहीं पे ये फीटस पड़ा हुआ है, मतलब यूटरस के पहले ही, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी और इवन
कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो ये अलग अलग डिसीजेज हैं कि कॉम्प्लिकेटेड केस अगर हो गया तो क्या क्या हो सकता है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, कैंसर हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी। याद रखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बहुत बड़ा एक डेंजरस बीमारी है। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिजीजेज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। इसीलिए टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्ट्रीट प्ले के द्वारा और अलग अलग प्रचार के द्वारा, टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा वो लोगों को बताते रहते हैं कि ये बहुत ही प्राण घातक बीमारी है, इट इज़ अ डेडली डिसऑर्डर। सो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं, कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। तो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस। वल्नरेबल मतलब क्या होता है? सेंसिटिव। किसी को भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। देयर इncidences आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स। देखो ये जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप बहुत ही ज़्यादा यंग एज ग्रुप है, आपका ही एज ग्रुप है ना ये। तो इस एज ग्रुप के लोगों के अंदर एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग ही हार्मोनल लेवल होता है, जिसके वजह से अगर उनको प्रॉपर कंट्रोल या प्रॉपर प्रोटेक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इट इज़ द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग। देर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। देखो ऐसा नहीं है कि ये बीमारी फैलने से हम रोक ही नहीं सकते, प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग सिंपल रूल्स। देखो क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए अगर आपको इन बीमारियों से बच के रहना है। तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एज ग्रुप में ये बीमारी होती है, इस एज ग्रुप में ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है जो सेक्सुअली एक्टिव है, ओके, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू। सो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स। ज्यादा मल्टीपल पार्टनर्स या अननोन पार्टनर्स अवॉइड करो ताकि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो। पता नहीं वो इंसान कहाँ से आया है, अपने साथ क्या वायरस लेकर आया है। सो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर। एक ही पार्टनर के साथ हो सके तो फॉलो करो, फॉलो मोनोगेमी। फिर नेक्स्ट क्या होता है? ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉइटस बिकॉज कॉन्डम इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल बैरियर विच विल हेल्प यू इन प्रोटेक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ सेक्सुअल लिक्विड। फिर नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ डाउट। अगर आपको डाउट है तो आपको फिर सीधा क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बीमारी हो गई है, और कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर आप इन्फेक्शन को एक्सपोज हो गए तो। क्योंकि हमने क्या बोला, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वार्ड्स एंड HIV को छोड़ के सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। सो कंसल्ट डॉक्टर इससे पहले कि केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में आपने एक टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, आर्ट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसमें क्या होता है? इसमें आप HIV इन्फेक्शन को भी स्प्रेड होने से रोक सकते हो, खत्म नहीं कर सकते बट उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब अपना लास्ट टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है? जब कपल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। अब प्रेग्नेंट ना होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक, स्पर्म काउंट लो है। दूसरा, ओवरी वीक है या ओवम नहीं कर पा रही है, ओव्यूलेशन नहीं बना, मतलब ओवम नहीं बना पा रही है या ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही है। तीसरा, स्मोकिंग या जेनेटिक डिसऑर्डर्स के वजह से या फिजिकल हैबिट्स के वजह से, अल्कोहलिज्म के वजह से स्पर्म का काउंट लो हो सकता है, या फिजिकल हेल्थ की वजह से, या समटाइम्स अनएक्सप्लेन्ड रीजन, यानी कि पता नहीं क्या रीज़न है बस प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, या फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज के वजह से। सो फीमेल्स और मेल्स में ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके वजह से कपल नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो उनकी हेल्प करने के लिए मेडिकल फील्ड में एक टेक्नोलॉजी होती है, आर्ट। यहाँ पर आर्ट का मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं है, वो HIV के केस में होता है। यहाँ आर्ट का मतलब क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। रुको मैं ज़रा अपनी फ़ोटो को साइड में ले लेती हूँ। यस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, डन। तो देखो आर्ट का मतलब क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की मदद लेकर जो इनफर्टाइल कपल है वो खुद को फर्टाइल बना सकता है, और उसके बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। तो अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हो तो इनफर्टिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब ये कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, कोई दवा, कोई इम्प्लांटेशन, कोई कॉन्डम वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? द रीजंस फॉर दिस कुड बी मेनी, जैसे कि फिजिकल हेल्थ, कंजेनाइटल डिजीज मतलब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कोई बीमारी
जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से, ड्रग्स हैबिट की वजह से, अल्कोहल स्मोकिंग की वजह से, इम्यूनोलॉजिकल यानी वीक इम्यून सिस्टम होने की वजह से, या साइकोलॉजिकल, बहुत बार हमारा जो इमोशन है वो भी मैटर करता है। ओके, सो इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। देखो इंडिया में आपने सुना होगा ना, ये डायलॉग बहुत फेमस है इंडियन मूवीज में कि ये औरत बांझ है, ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, द वुमन इज बैरन, शी कैन नॉट गिव टू बर्थ टू अ चाइल्ड। सो यूजुअली इंडिया में ये ब्लेम फीमेल्स पर डाला जाता है, लेकिन एक्चुअली ये सर्वे के हिसाब से बताया गया है दैट बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। मतलब एक्चुअली सर्वे से पता चलता है कि मेल्स में प्रॉब्लम है, लेकिन सारा ब्लेम फीमेल्स में डाला जाता है। सो टिपिकल। तो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, देखो ये किसी के बस में नहीं है, प्रेग्नेंट होना ना होना, क्यों ना होना, ये डायरेक्टली किसी के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अगर आप अपने मर्जी से बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म करते हो तो वो तो आपके, बोलते हैं ना, खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। लेकिन अगर किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से या किसी नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसीव, देन इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, आई मीन इट इज़ नॉट योर mistake. Okay, so specialized healthcare units, that is infertility clinics, could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. तो बहुत सारे ऐसे infertility clinics होते हैं जो ऐसे infertile कपल्स की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technology. So कभी कभी नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी कपल्स फर्टाइल हो जाते हैं और प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर समझो कोई दवा वगैरह जल्दी काम नहीं कर रही है तो फिर उनके लिए अलग अलग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की गई हैं, आर्ट जिसको हम बोलते हैं। दिस इज नॉट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो एड्स के लिए है। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डॉक्टर्स के असिस्टेंस से यानी डॉक्टर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन करवाते हैं। सो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो देखो IVF में बेसिकली होता क्या है, आप फीमेल का ओवा कलेक्ट करते हो और मेल्स का स्पर्म कलेक्ट करते हो। ये हम कौन से केस में करते हैं, जब मेल्स का स्पर्म काउंट लो हो। ओके, तो उस केस में हम फीमेल्स का ओवा कलेक्ट करते हैं, एग कलेक्ट करते हैं ट्यूब में या प्लेट में, पेट्री डिश में, और स्पर्म कलेक्ट करते हैं और इनको बॉडी के बाहर यानी कि लैबोरेटरी में, जब हम इनको लैबोरेटरी में फर्टिलाइज करवा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी इन अ लैबोरेटरी, और इसको हम फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ देते हैं। तो समझो कि अगर जैसे ये फर्टिलाइज होके जाइगोट बना तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इस जाइगोट को तुरंत हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दें, या तो इसको हम एम्ब्रियो बनने दें यानी कि ब्लास्टोमियर से ज़्यादा मोर्यूला वाले स्टेज में ये आ जाए और फिर इसको हम यूटरस में ट्रांसप्लांट करें। तो ये डिपेंड करता है। अगर आप डायरेक्ट जाइगोट बन गया, अब आप उसको डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे जिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट को आपने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। लेकिन अगर आप इसको एम्ब्रियो बनने तक बाहर ही रखते हो, बॉडी के बाहर ही रखते हो, और एम्ब्रियो बनने के बाद आप इसको यूटरस में ट्रांसफर करते हो, तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको हम, एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो IVF मतलब क्या होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराना, और उसके बाद आप जिफ्ट भी कर सकते हो या ET भी कर सकते हो। जिफ्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में डाल दो, और ET मतलब क्या होता है, जाइगोट को पहले एम्ब्रियो बनने दो और फिर एम्ब्रियो को यूटरस में डालो। ये MCQ क्वेश्चन है, नीट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ये वापस दो बार बता रही हूँ। तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आउटसाइड द बॉडी, और इन विवो मतलब क्या होता है, इनसाइड द बॉडी, विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, विद इन द ओरिजिनल सिस्टम, विद इन द लिविंग सिस्टम, जो चाहिए वो बोल सकते हो आप, ठीक है। सो it is followed by, so IVF is fertilization outside the body in almost similar conditions as that in the body। जैसे बॉडी में होगी वैसी कंडीशन हम लैब में क्रिएट करते हैं, और इसमें आगे जाके एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक फॉलो किया जाता है। इन इज वन सच मेथड्स, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। देखो इस ऐसे बच्चे को फिर हम क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, जो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बेबी ट्यूब में ग्रो होगा, सिर्फ फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर किया और उसके बाद जाइगोट या एम्ब्रियो को वापस फीमेल की बॉडी में डाल दिया। So ova from the wife or donor female and sperms from the husband or donor male are connected and they are induced to form zygote। तो हम क्या करते हैं IVF टेक्नोलॉजी में, हम स्पर्म और ओवा कलेक्ट करते हैं, उनको आर्टिफिशियल कंडीशन में फर्टिलाइज करवाते हैं, स्टिमुलेटेड कंडीशन में यानी आर्टिफिशियल, सिमुलेटेड
यानी आर्टिफिशियल कंडीशंस में, लेबोरेटरी में। और जैसे ही हमारा जाइगोट या हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, या तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं या तो इसको डायरेक्ट यूटरस में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आफ्टर IVF द जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द डैश। सो अगर जाइगोट बोला जा रहा है, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो यानी कि 8 स्टेज तक ही उसका डिवीजन हुआ है, तो उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। किधर ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में। और उस टेक्निक को हम बोलेंगे जिफ्ट। क्या बोलते हैं हम उस टेक्निक को, जिफ्ट। ये देखो यहाँ पे आपका जाइगोट बना और जाइगोट को हमने यूटरस में नहीं डाला, जाइगोट को हम कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं जाइगोट को हम, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि जाइगोट की जगह फेलोपियन ट्यूब में, फिर वो नॉर्मल सेल डिवीजन कर करके खुद एम्ब्रियो बनेगा और यूटरस तक आएगा। लेकिन अगर समझो हमने इसको बॉडी के बाहर ही, हमने ट्यूब के अंदर ही एम्ब्रियो बनाया और फिर एम्ब्रियो को हमने क्या किया, एम्ब्रियो को हमने डायरेक्ट यूटरस में इम्प्लांट किया, तो इसको बोलेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। ओके, तो अगर आप जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में भेज रहे हो तो उसको बोलते हैं जिफ्ट, और अगर आप एम्ब्रियो बनने देते हो बॉडी के बाहर ही, लैब में ही 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा यानी मोर्यूला स्टेज तक, तो फिर हम उसको यूटरस में इम्प्लांट करते हैं और इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, IUT, टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। मैं फिर से बोल रही हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा बच्चा टेस्ट ट्यूब के अंदर बन रहा है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब या प्लेट में हो रहा है। ओके, जैसे ही जाइगोट बन जाता है आप उसको फेलोपियन ट्यूब में डाल सकते हो, या अगर आपको जाइगोट को थोड़ा और बड़ा करना है बाहर ही ट्यूब में, तो आप उसको एम्ब्रियो बनने दोगे और फिर एम्ब्रियो को डायरेक्ट यूटरस में डालोगे, फिर उसको फेलोपियन ट्यूब में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब वाला स्टेज हमने ऑलरेडी प्लेट में कंप्लीट कर लिया है, ट्यूब में कंप्लीट कर लिया है। Embryos formed by in vivo fertilization, that is fusion of gametes within the female, also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. तो कभी कभी क्या करते हैं हम इन विवो फर्टिलाइजेशन में, हम एक फीमेल का ओवा लेके किसी दूसरे फीमेल की बॉडी में डालते हैं जो खुद ओवा नहीं बना सकती, और समझो कोई ऐसी एक्स फीमेल है इस और ये कोई एक्स मेल है, ठीक है, समझो ये कोई फीमेल है और ये कोई मेल है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी फीमेल है, ठीक है। सो इस फीमेल के पास ये जो एक्स है और ये जो ए वाली फीमेल है, इस फीमेल का ओवा लेके हमने इस फीमेल के बॉडी में डाला, और फिर इसका स्पर्म लेके भी हमने इसकी ही बॉडी में डाला, और ये फीमेल अपने ही बॉडी में उसको फर्टिलाइजेशन करवा रही है, तो ये एक सरोगेसी का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरोगेसी, है ना। ऐसे केस में फीमेल की बॉडी में ही हम डायरेक्ट इन विवो फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी लिविंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सरोगेट मदर होती है ये अपने वुम का रेंट लेती है, यानी कि जितने महीने बच्चा इसके पेट में रहेगा उतने महीने ये रेंट चार्ज करेगी। हाँ, अगर आपके फैमिली मेंबर ही सरोगेसी कर रहे हैं, जैसे शाहरुख खान की भाभी ने ही गौरी खान का बेटा सरोगेट किया या शिल्पा शेट्टी ने भी सरोगेसी करवाई, तो वो लोग रेंट चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन यूजुअली प्रोफेशनल लेवल पे वुम को रेंट किया जाता है। इंडिया में ये टेक्निक बैन है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फिर बाद में प्रॉपर्टी इशूज़ होते हैं, फाइनेंशियल इशूज़ होते हैं, बहुत सारे लीगल इशूज़ हो जाते हैं, तो उस वजह से इंडिया में सरोगेसी बैन कर दी गई है। लेकिन बाहर जाकर लोग ये टेक्निक एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, और जो कपल्स फर्टाइल नहीं होते, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, वो प्रेग्नेंट होके आते हैं, ठीक है, यानी बच्चा लेकर आते हैं अपने साथ। और सबसे बेस्ट तरीका तो भैया बच्चा अडॉप्ट कर लो, इतना ही अगर चाहिए तो, ठीक है। सो देखो आगे क्या बताया गया है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। देखो गिफ्ट टेक्नोलॉजी में क्या होता है बच्चों, ओके, इधर गिफ्ट के बारे में मैं बता देती हूँ। देखो गिफ्ट में हमने क्या किया, हमने IVF करके जाइगोट बनाया और जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में डाला। ये जो IVF हमने किया है इसमें हमने सेम मेल और फीमेल का स्पर्म और ओवा कलेक्ट किया ओरिजिनल पेरेंट्स का, ठीक है। गिफ्ट में हम क्या करते हैं, गिफ्ट में सिर्फ फीमेल डिफेक्टेड होती है, तो इसमें हम एक डोनर का ओवम कलेक्ट करके दूसरे फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो सेम लाइक सरोगेसी, जिसमें किसी और मदर का वुम्ब, किसी और मदर का एनवायरनमेंट यूज किया जाता है। सो दिस इज एन एग्जांपल, गिफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सरोगेसी, क्योंकि इसमें एक लेडी किसी दूसरी लेडी को बच्चा देकर उसको गिफ्ट दे रही है, यानी हेल्प कर रही है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसको ICSI भी बोल सकते हो आप। इट इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर। देखो इस मेथड में क्या होता है, इसमें भी आप IVF करते हो, बट इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, सिर्फ एक ही एग लिया जाता है और एक सिलेक्टिव स्पर्म लिया जाता है, और इस सिलेक्टिव स्पर्म को
उस एग के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट रिलीज किया जाता है, मतलब नो कंपटीशन नथिंग, एक सिंगल स्पर्म सिलेक्ट करके उसको फ्यूज कर दिया गया है ओवा के साथ. सो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक sperm injection is another method to perform an embryo in the laboratory, in which laboratory बोला मतलब IVF, in which a sperm is directly injected into the ovum. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, sperm को डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म में डाल रहे हैं. Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination technique. देखो समझो अगर मेल के स्पर्म की स्पीड स्लो है या कम स्पर्म्स बन रहे हैं तो उस केसेस में हम कैसे मेल्स की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं. तो दो टेक्निक होता है, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक IUI, इंट्रा यूटरीन इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं, स्पर्म्स को फीमेल के वजाइना में इंसर्ट करते हैं, स्पर्म्स को फीमेल के वजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं. तो उसके बाद स्पर्म नॉर्मल कैपेसिटेशन करेगा और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा. दिस इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. और इंट्रायूटरीन इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं, स्पर्म्स की मेहनत बचाते हैं और उनको हम डायरेक्ट यूटरस में इम्प्लांट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रायूटरीन इंसेमिनेशन. ये दोनों के दोनों कंडीशन कब किए जाते हैं, जब मेल के स्पर्म का काउंट कम हो या मेल के स्पर्म्स की स्पीड कम हो, उस केसेस में ये दोनों मेथड किया जाता है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा, स्पर्म विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन वजाइना. इंट्रायूटरीन इंसेमिनेशन में क्या होगा, sperms will be introduced into the uterus. Okay, so in this technique the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. अगर आपने वजाइना में इंट्रोड्यूस किया तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर यूटरस में इंट्रोड्यूस किया तो इंट्रायूटरीन इंसेमिनेशन. याद रखो, ठीक है. ओके, दो ऑप्शंस आर मेनी. देखो अगर कोई कपल इनफर्टाइल है तो उसको प्रेग्नेंट होने के ऑप्शंस इतने सारे हैं, लेकिन ये सारी की सारी टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा महंगी और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. सो ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रेसिजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव, लाखों में इसका ट्रीटमेंट होता है. देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री. इसीलिए ये टेक्निक्स अभी कुछ ही सेंटर्स में अवेलेबल है. ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल ओनली टू लिमिटेड नंबर ऑफ कपल, यानी सब लोग ये टेक्निक फॉलो नहीं कर सकते ना, इट इज सो एक्सपेंसिव. So emotional, religious and social factors are also deterrent in the adoption of these methods. Deterrent मतलब क्या है, decisive या inhibitory, यानी कि इतना महंगा प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसके बाद गारंटी भी नहीं है कि IVF करवाया तो सक्सेसफुल होगा ही होगा. So it is a very complicated process. Since the ultimate aim of all these procedure is to have children, देखो फाइनल गोल क्या है, बच्चा चाहिए. अगर बच्चा चाहिए ही, so in India we have so many orphan and destitute children. डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है, जिनके कोई माँ बाप नहीं होते हैं, जिनको छोड़ दिया जाता है पैदा करके, या अनाथ बच्चे. इतने सारे बच्चे हैं हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मेच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ. मतलब इनको अगर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद इनके डेथ भी हो जाए. तो अगर इतने सारे बच्चे ऑलरेडी बिना माँ बाप के हैं और आपको भी बच्चे चाहिए, तो क्यों ना अडॉप्शन किया जाए. अनाथ बच्चे को पेरेंट्स मिल जाएंगे और आपको बच्चा मिल जाएगा. So our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best method for couples looking forward for parenthood. यानी कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बट आपको बच्चा चाहिए, आपको पेरेंट बनना है, तो अडॉप्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड, जिसके वजह से आप बच्चे का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं और किसी अननोन बच्चे की, किसी ऑर्फन बच्चे की हेल्प भी कर सकते हैं. So this is how you can solve infertility cases. So finally our chapter is done. I hope आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा. चैप्टर ख़त्म हो चुका है. अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, आई थिंक, जो कि है अपना इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर है. सो विल स्टार्ट विद दैट चैप्टर बहुत ही जल्द. 1-2 दिन में मैं आपके लिए मेंटी क्विज भी अनाउंस करने वाली हूँ. अपना रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का मेंटी क्विज पेंडिंग है और इस चैप्टर का मेंटी क्विज भी पेंडिंग है. सो आई विल सून अनाउंस दिस. जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. फटाफट हम मेंटी क्विज स्टार्ट करने वाले हैं. एंड आई विल रिपीट दिस अगेन, आई विल ट्राई टू फिनिश योर मैक्सिमम क्लास 12 सिलेबस बिफोर योर नीट एग्जाम. मैं कोशिश करूंगी रेगुलर वीडियोस देने की. सो जस्ट स्टे ट्यून विद द चैनल, कीप रिवाइजिंग योर प्रीवियस टॉपिक्स एंड कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू एवरीबॉडी. सी यू ऑल वेरी सून. बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.